स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है सलमान और राज्य में बीते हफ्ते जो भी खबरें महत्वपूर्ण रही आज उनको सवालों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि मानचित्र से संबंधित सवाल क्या है आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं तो आप सभी को बताना है कि बिहार राज्य के भोजपुर जिले की सीमा जो है राज्य के कितने जिलों के साथ साझा होती है। तो यदि हम भोजपुर की स्थिति को देखें तो भोजपुर कुछ यहाँ पर इस तरह से स्थित है और इससे संबद्ध जिलों की अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं सारण, पटना, अरवल, रोहतास और बक्सर। तो कुल मिलाकर के यहां से आप 5 जिले देख सकते हैं जो कि इसके साथ संलग्न है या अपनी सीमा को साझा करते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के किसी जिले की सीमा इसके साथ साझा हो रही है। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो कि इसके साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और आइए अब देखते हैं कि इस एपिसोड का पहला सवाल आप सभी के लिए क्या बनाया गया है। वाट थाई मंदिर कहां स्थित है? विकल्प है बोध गया, नालंदा, कैमूर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। दरअसल वाट थाई मंदिर की अगर बात करें तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के समीप ही स्थित है। तो यहां से विकल्प जो हो जाएगा सही इस प्रश्न का उत्तर नालंदा हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो यहां पर आप देखें इस मानचित्र में दिखाई दे रहा है वाट थाई मंदिर की स्थिति कुछ यहां पर है और यहीं पर नालंदा संग्रहालय या अंग्रेजी में कहे तो नालंदा म्यूजियम भी स्थित है। तो थोड़ी ही दूरी पर नालंदा संग्रहालय से यह स्थित है। तो इस तरह से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? शराब तस्करी, अवैध व्यापार, साइबर अपराध, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता होगा कि जैसे जैसे हम लोग डिजिटल युग की तरफ बढ़ रहे हैं या ये कह ले कि जब से इंटरनेट क्रांति आई है तब से डिजिटलाइजेशन चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो किया जा रहा है। इसके चलते साथ ही साथ जो साइबर अपराध से जुड़ी घटनाएं हैं वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मंच के द्वारा ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर चलाया गया है जिसका उद्देश्य है साइबर अपराधों को रोकना। तो यह साइबर अपराध से संबंधित है। तो प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगर बात करें इस ऑपरेशन की तो यह एक कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य है साइबर अपराध से निपटना या साइबर अपराध में जो दिन ब दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है उनको कैसे रोका जाए। कुल मिला करके इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ यह अभियान है। इसी के अंतर्गत विश्व के प्रख्यात साइबर क्राइम वेबसाइट व साइबर अपराधियों के बीच पॉपुलर प्रमुख हैकर मार्केट प्लेस जेनेसिस मार्केट को भी सीज कर दिया गया और साथ ही साथ तकरीबन 100 से ज्यादा अपराधी को भी पकड़ा गया है। अगर बात करें इस ऑपरेशन का नेतृत्वकर्ता कौन है तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI, संक्षिप्त में हम FBI कहते हैं, लेकिन अगर इसकी पूरी फुल फॉर्म की बात करें तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और साथ ही साथ डच राष्ट्रीय पुलिस ने इसका नेतृत्व किया है। और इस अभियान में 17 देशों की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो यहां से प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। चलते हैं आगे की तरफ। कैमूर जिले में स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर किस वास्तुकला शैली में निर्मित है? विकल्प है गांधार, नागर, द्रविड़, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मंदिर निर्माण की जो वास्तुकला शैलियां हैं वह मुख्य रूप से गांधार, नागर, द्रविड़ या बेसर शैली भी कहा जाता है। तो इस तरह की शैली होती है जिसमें कि मंदिर निर्माण किया जाता है या फिर यूं कह ले कि जो आर्किटेक्चर से संबंधित स्थापत्य कला है उसमें इन शैलियों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर बात करें कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर की तो यह भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है और जिसके जो निर्माण की वास्तुकला शैली है वह नागर शैली है। यदि इस मंदिर को हम देखें तो चित्र में यहां पर दिखाई दे रहा है कि यह किस तरह से निर्मित है। यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि यहां पर पत्थरों से किस तरह से इस मंदिर को बनाया गया है और क्या इसकी शैली है यह तो वहां पर जाने से ही देखने को मिलती है। हालांकि यहां चित्र से थोड़ा सा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और यह जो मंदिर है नागर शैली के अंतर्गत बनाया गया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर बी हो जाएगा। लेकिन आप सभी के लिए एक होमवर्क भी है कि यहां पर जो तीनों शैलियां दी हुई चाहे वो गांधार हो, नागर हो, द्रविड़ हो,
इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही, आप सभी को पता है कि बीपीएससी की मेंस की परीक्षा नजदीक आ रही है, तो जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो आगामी प्रीलिम्स की परीक्षा हो रही, उसके मद्देनजर भी यह तीनों वास्तुशैलियां जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसका क्या उत्तर होगा, आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल पर। सवाल बनाया गया है, जरासंध के युद्ध का मैदान निम्नलिखित में से कहां स्थित है? पटना, सीतामढ़ी, राजगीर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जरासंध के युद्ध की अगर बात करें तो यह महाभारत कालीन से संबंधित है और यह जो युद्ध का मैदान है यह राजगीर में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि भीम के साथ जरासंध के जो राजा थे उनके साथ यहां पर युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से यह मैदान जो है काफी फेमस रहा है। और साथ ही साथ यह मैदान जो है पहले मगध के राजा जरासंध की सेनाओं के लिए कुश्ती और साथ ही साथ मार्शल आर्ट प्रशिक्षण केंद्र भी रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि भीम और राजा जरासंध के बीच जो युद्ध हुआ था उसके लिए यह युद्ध मैदान जाना जाता है। और यहां पर देखें तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, बैटल ग्राउंड ऑफ किंग जरासंध, ये कहां पर स्थित है? राजगीर, बिहार में। तो प्रश्न का सही उत्तर सी वाला हो जाएगा, यानी कि राजगीर। अगला सवाल है, भारतमाला फेज 2 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? विकल्प है पटना रोहतास, पटना पूर्णिया, पटना दरभंगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दरअसल अभी हाल ही में भारतमाला फेज 2 के अंतर्गत केंद्रीय परिवहन एवं सड़क विभाग द्वारा जो है एक घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत पटना और पूर्णिया के मध्य एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इससे संबंधित अगर बातों को देखें तो अभी यहां पूर्णिया से पटना आने जाने में तकरीबन 8 घंटे लगते हैं, और जब इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो जाएगा तो तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी जो है वह घट जाएगी और यह यात्रा मात्र 3 से 4 घंटे में ही तय की जा सकेगी। और इसके अंतर्गत केंद्रीय परिवहन विभाग द्वारा लॉयन कंसल्टेंसी कंपनी को डीपीआर बनाने का निर्देश भी दे दिया गया है। तो यहां से आप सभी देख सकते हैं कि प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि पटना से पूर्णिया। अगला सवाल है, हाल ही में वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सीआरपीएफ के जवान चंदन कुमार का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है? विकल्प है सारण, बेगूसराय, नालंदा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। दरअसल कश्मीर की घाटी में चंदन कुमार ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। इसके लिए उन्हें वीरता सम्मान से पुरस्कृत किया जाना था। दरअसल उन्हें यह पुरस्कार जो है 26 जनवरी को ही दिया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश इसे 26 जनवरी को नहीं दिया जा सका था। तो अब शौर्य दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार को चंदन कुमार को दिया गया है। चंदन कुमार की अगर बात करें तो यह बिहार के सारण जिले से संबंधित है। तो प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। यदि यहां पर आप देखें तो शौर्य दिवस पर यह वीरता पुरस्कार जो है चंदन कुमार को दिया गया है, जो कि सीआरपीएफ के एक जवान है। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? सीआरपीएफ कैंप बसंत कुंज दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया था और इसी समारोह में सीआरपीएफ के डीजी के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी कि सारण। अगले सवाल की तरफ चलने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है कि आगामी लोक सेवा आयोग द्वारा जो 68वीं बीपीएससी की मेंस की परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके लिए जो पाठ्यक्रम है उसके हेतु कक्षाएं दृष्टि संस्थान की ओर से दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मोड पर शुरू कर दी गई है। इसके अंतर्गत क्या सुविधाएं आप सभी को प्राप्त होंगी यहां पर आप सभी देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई क्वेरी या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो इस दिए गए संपर्क नंबर पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ दृष्टि संस्थान के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा करके परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अगले सवाल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सवाल बनाया गया, निम्नलिखित में से किस आईएएस अधिकारी को दूसरी बार प्रधानमंत्री अवार्ड या पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विकल्प है सुहर्ष भगत, कुंदन कुमार, लिपि सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दरअसल अभी हाल ही में कुंदन कुमार को पूर्णिया जिले का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। कुंदन कुमार की अगर बात करें तो वर्ष 14-15 में यह पूर्णिया में एसडीएम के पद पर तैनात थे और उसी समय एक घोटाले को लेकर के इनका नाम काफी चर्चित रहा है। वह घोटाला अनाज घोटाला था
और अभी हाल ही में इन्हें पूर्णिया का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री अवार्ड से दूसरी बार इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि कुंदन कुमार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल है, राज्य कैबिनेट द्वारा हाल ही में अध्यापकों की भर्ती से संबंधित किस नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई है? विकल्प है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2022, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2021, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। दरअसल अभी हाल ही में राज्य कैबिनेट द्वारा एक फैसला लिया गया है जिसके अंतर्गत पहली से 12वीं कक्षा तक के जो भी अध्यापक है उनकी भर्ती अब आयोग द्वारा की जाएगी और जो भी कैंडिडेट है या जो भी अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा में वह 3 बार ही बैठ सकेंगे। तो इसके अंतर्गत बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 को मंजूरी प्रदान कर दिया गया है, किसके द्वारा? राज्य कैबिनेट द्वारा। तो प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो अभी तक जो भी शिक्षकों की भर्ती की जाती थी वह ग्राम पंचायतों और नगर निकायों द्वारा ही की जाती थी, लेकिन इसमें बदलाव करते हुए तकरीबन 17 साल के बाद ऐसी घोषणा की गई है कि अब पहली से 12वीं कक्षा तक के जो भी अध्यापक होंगे या शिक्षक होंगे उनकी बहाली या उनकी जो भर्ती होगी वह एक आयोग के माध्यम से होगी और यह परीक्षा की जो जिम्मेदारी होगी यानी कि बहाली से संबंधित, भर्ती से संबंधित जो भी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी वह किस आयोग द्वारा ली जाएगी अभी यह राज्य सरकार बाद में तय करेगी, लेकिन यह घोषणा कर दिया गया है कि एक आयोग के द्वारा भर्ती से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होंगी या जो शिक्षकों की भर्ती होगी वह आयोग के माध्यम से होगी, ना कि ग्राम पंचायतों और नगर निकायों जैसा कि पहले से होता आ रहा है। तो प्रश्न का सही उत्तर यहां से ए वाला हो जाएगा, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, जिसके अंतर्गत नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई है। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। सवाल है, बाघ गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? विकल्प है 5.7%, 7.6%, 6.7%, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। दरअसल अभी हाल ही में कर्नाटक के मैसूर में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस समारोह आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत बाघ गणना रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों के 5वें चक्र के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। दरअसल बाघ गणना रिपोर्ट की अगर बात करें तो बाघों की आबादी के लिए 4 वर्ष के अंतराल पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। यह गणना जो है राज्य वन विभाग, गैर सरकारी संगठन, इसके अलावा भारत वन्यजीव संस्थान के साथ साथ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जिससे कि बाघों की आबादी का आकलन किया जा सके। तो अभी हालिया की जो रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में जो बाघों की संख्या है उसमें तकरीबन 200 की वृद्धि देखी गई है और अगर प्रतिशत की बात करें तो इसमें 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। यहां पर यदि आप देखें आंकड़ों की बात करें तो सबसे पहले यह गणना जो है राज्य वन विभागों, गैर सरकारी संगठनों, भारतीय वन जीव संस्थान यानी WII के सहयोग से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी इसे शॉर्ट में NTCA कहते हैं, इसके द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। और यदि बात करें संख्या कितनी हो गई है तो 3167 हो गई है। वही वर्ष 2019 में जब जुलाई में यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी तो उसके मुताबिक भारत में 2967 संख्या थी बाघों की। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 200 बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। वही प्रतिशत की अगर बात करें तो 6.7% की वृद्धि इस रिपोर्ट के मुताबिक बाघों की संख्या में हुई है। तो यहां से प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले में मुख्यमंत्री ने ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? विकल्प है मुजफ्फरपुर, जमुई, बांका, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। दरअसल अभी हाल ही में बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में मोतीपुर में ग्रीनफील्ड आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है और यह वर्ष में दूसरा प्लांट है जिसका कि उद्घाटन किया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। आइए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहां पर किया गया? मुजफ्फरपुर जिले में। मुजफ्फरपुर जिले में खासकर कहां पर? मोतीपुर में ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है और इस प्लांट के बनाने में 152 करोड़ रुपए की लागत लगी है। अगर बात करें
सरकार के इथेनॉल से संबंधित जो नीति है उसके अंतर्गत यह जो प्लांट है ये तो शामिल ही है। इसके अलावा कई अन्य ग्रीन फील्ड प्लांट भी शामिल है जिसके अंतर्गत ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वह इसी साल यानी कि वर्ष 2023 में ही बनकर तैयार हो जाएंगे और ऑपरेशनल भी हो जाएंगे। तो जिसमें मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 3, बेगूसराय में 1 और बक्सर में 1 इथेनॉल प्लांट बनने की आशंका जून 2023 तक जताई जा रही है या संभावना की जा रही है। तो ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल। हमें उम्मीद है इन प्रश्नों के माध्यम से जो भी सूचना आप सभी तक पहुंचाई गई वो आगामी प्रश्न पत्र में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि आपका कोई सुझाव है, कोई क्वेरी है तो आप सभी सादर आमंत्रित है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।